So hi, welcome to all of you on Beginner to Master platform for UPSC CSC by an Academy. So please download an Academy learning app for more awesome videos. यहाँ मिलेगा आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, लाइव टेस्ट। अन अकेडमी प्रोवाइड करता है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर फॉर योर ड्रीम यूपीएससी। अब हम बात करते हैं अन अकेडमी सब्सक्रिप्शंस के बारे में। सो अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसकी कॉस्ट जो है वो आपको पड़ती है 64,000, बट आलोक वाईटी कोड इस्तेमाल करने के बाद इसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 57,600 रुपीज़। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं अपना। ये हमारी जितनी भी न्यूज़ चल रही है कौन सी तारीख की, 24 जून की। ठीक है, 24 जून की हम सारे करंट अफेयर के जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, वो है कॉम्पेरेटिव एडवांटेज के बारे में कि कॉम्पेरेटिव एडवांटेज क्या होता है। ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में काफ़ी चल रहा है। ठीक है, इसके व्यू पॉइंट्स काफ़ी चल रहे हैं। ठीक है, कि ये किस तरीके से इकॉनमी के काम आ सकता है, इकॉनमी में कैसे इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। तो पहला पॉइंट है, रिकार्डो जो थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था लॉ ऑफ कॉम्पेरेटिव एडवांटेज। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड है, द लॉ इज गिवन एज अ मॉडल वेयर इकोनॉमिक participants have a comparative advantage in the producing a particular good or service if they can produce that goods at relatively low opportunity cost। opportunity मतलब कितना खर्चा होगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी बोथ 1 और 2। ठीक है, तो चलिए वही है, देखते हैं कि कॉम्पेरेटिव एडवांटेज का मतलब क्या है। जो पुरानी स्टेटमेंट थी वो हमने देखी ली, वो पूरा का पूरा है। ध्यान रखिएगा ये ग्लोबलाइजेशन से है रिलेटेड। ठीक है, तो क्राइसिस जो अभी चल रहे हैं ग्लोबलाइजेशन में उसके कारण क्या हुआ है, ये सब अब ज़्यादा सामने आने लग गया कॉम्पेरेटिव एडवांटेज के बारे में। रिकार्डो ने इसे इंट्रोड्यूस किया था, वही पूरा का पूरा पॉइंट यहाँ पे है कि आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में इसे बना पाते हैं, लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में, या नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो अब वही पूरी की पूरी बात है। देखिए अब क्या हो रहा है कि यूएस जो है वो सैंक्शंस लगा रहा है, फिर अदर जितनी भी बड़ी बड़ी जितनी भी इकोनॉमीज़ हैं वो सब क्या कर रही हैं, प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रही हैं। मतलब वो अपने बॉर्डर्स को सील कर रही हैं बाहर के प्रोडक्ट्स के लिए। तो इसलिए ये सारी चीज़ें अब न्यूज़ में आ रही हैं और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के बारे में हमें पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड फूड प्राइस के बारे में। ठीक है, रिसेंटली ये दिया गया है तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बन के आया है आपके सामने। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें ये कहता है कि वर्ल्ड फूड प्राइस जो है उसे नोबेल ऑफ रिसर्च इन फूड कहा जाता है। सेकंड कहता है कि बॉरलोंग जो थे उन्होंने क्या किया, नोबेल पीस प्राइज़ जीता था 1972 में। किसके लिए, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ व्हीट एंड राइस के लिए। ठीक है, और जिसके कारण आगे चलिए ग्रीन रेवोल्यूशन दूसरी कंट्रीज़ में आया। ठीक है, और इसमें थर्ड पॉइंट यह था, नॉट अ सिंगल इंडियन एवर अवॉर्डेड इन वर्ल्ड फूड प्राइस। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है, बहुत सारे इंडियंस को मिल चुका है। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन, तो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। ठीक है, चलिए तो देखते हैं वर्ल्ड फूड प्राइस के बारे में। नोबेल कहा जाता है किसका, फूड का, रिसर्च इन फूड का। नॉर्मन बोरलॉन्ग जो है उन्हें मिला था नोबेल पीस प्राइज़ 1972 में हाइब्रिडाइजेशन ऑफ व्हीट एंड राइस के लिए, जो आगे चल के ग्रीन रेवोल्यूशन लाया 1960s के टाइम में। ठीक है, बहुत सारे इंडियंस को पहले से मिल चुका है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं किन किन इंडियंस को मिला है, उन्हें केवल हम देखेंगे। तो रतन लाल जी को मिल चुका है। ठीक है, किस लिए, सॉइल सेंट्रिक अप्रोच के लिए। तो आप इन सब का नाम कोट कर सकते हैं आगे चल के। ठीक है, एग्जाम में। MS स्वामीनाथन को मिला है बैगिंग बॉल से लेके ब्रेड बास्केट बनाने के लिए इंडिया को। ठीक है, जिसके कारण ग्रीन रेवोल्यूशन पूरा आया। वर्गीस कुरियन को किस लिए मिला है, वाइट रेवोल्यूशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है रामलाल बारवाले। ठीक है, इनको मिला है क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर थे, फार्मा एंटरप्रेन्योर थे। ठीक है, और अमेरिकन सोसाइटी इन्हें क्या कहती है, फादर ऑफ इंडियन सीड इंडस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट है सुरेंद्र वसाल, इन्हें मिला है 2000 में फॉर क्वालिटी प्रोटीन मेज के लिए। ठीक है, क्वालिटी प्रोटीन मेज के लिए। नेक्स्ट है मोडोडोंगो गुप्ता। ठीक है, 2005 में ब्लू रेवोल्यूशन के लिए यानी फिशरीज के लिए। नेक्स्ट है संजय राजाराम। ठीक है, इन्हें वीट ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए ये अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है LIC से रिलेटेड। LIC का डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है इंडियन गवर्नमेंट, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, किस तरीके से होता है। ठीक है, तो चलिए पहली स्टेटमेंट देखते हैं।
LIC is a state-owned insurance group and investment corporation owned by Government of India. हाँ, ये तो सही है. नेक्स्ट है, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी. जब भी कोई आप बॉडी पढ़ें तो आपको पता होना चाहिए कि वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो लीगल बॉडी है, वो किस तरीके की बॉडी है. ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके की स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब किसी एक्ट के थ्रू बनाई गई है. ठीक है, LIC एक्ट के थ्रू. नेक्स्ट है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है. थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं. तो वैसे तो हमें पता ही चल रहा है कि ऑप्शन बी होगा, बट फिर भी देखते हैं, ऑल ऑफ द अबव भी हो सकता है अभी. IPO इज़ अ प्रोसेस बाय विच, इसका IPO भी जारी किया गया है, बाय विच अ privately held company became a publicly traded company by offering its share to the public for the last and final time. तो आपको ये ध्यान रखना है, लास्ट एंड फाइनल टाइम नहीं होता, ये फर्स्ट टाइम होता है, इसलिए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड, यानी बी आपका करेक्ट आंसर है. ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, IPO लॉन्च करने जा रही है, किसका, LIC का. ठीक है, LIC एक्ट के थ्रू बनी थी, स्टेट ओन्ड है, 1956 में बनी थी, सबसे पुरानी हमारी जो है इंश्योरेंस कंपनी में से एक है. ठीक है, ओल्डेस्ट है, लार्जेस्ट है. ठीक है, और अपने आप को क्या करने जा रही है, स्टेट एक्सचेंज पे लेके आ रही है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्म्स ट्रेड ट्रीटी से रिलेटेड. चाइना रिसेंटली इसे ज्वाइन कर रहा है. ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है. सो फर्स्ट ऑप्शन इसमें ये कहता है कि आर्म्स ट्रेड ट्रीटी जो है वो एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है जो रेगुलेट करती है इंटरनेशनल ट्रेड इन कन्वेंशनल वेपन्स. इट फोर्स एंटर्ड फोर्स इन 2019. ये गलत है, 2019 में नहीं आया था, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी. तो आंसर अभी हमारे पास बचे दो और ये, तो दो तो करेक्ट ही है. इंडिया हैज़ अब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग फ्रॉम दिस ट्रीटी. इंडिया इसका मेंबर नहीं है, तो ये काम खत्म है, एकदम सही स्टेटमेंट है. थर्ड देखते हैं, ATT रिक्वायर्स मेंबर कंट्रीज to keep record of international transfers weapon and to prohibit cross-border shipment that could be used in human right violation and or attack on civilians. तो सही है, तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी 2 और 3. ठीक है, तो UN आर्म्स ट्रेड ट्रीटी में चाइना क्या कर रहा है, इसे ज्वाइन करने की बात कर रहा है. अब देखिए बहुत सारी ट्रीटीज रिसेंटली न्यूज़ में, न्यू स्टार्ट, INF, ओपन स्काई ट्रीटी और अब ATT. तो इतनी सारी ट्रीटीज़ हैं. इन सब ट्रीटीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, कब आई थी, कैसे थी, क्या इसका प्रोसेस है, सबका सब कुछ. ठीक है, क्या है, मल्टीलैटरल ट्रीटी है, कन्वेंशनल वेपन्स के ऊपर डील करती है, 2014 में आई थी. ठीक है, और ये रोकती है किसी भी तरीके का, किस लिए क्रिएट करने के लिए, रीजनल पीस, ह्यूमन सफरिंग को रोकने के लिए, कोऑपरेशंस के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्शन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ये काम करती है. ठीक है, नेक्स्ट है, एक तो 5 स्टेट ने इसे रेटिफाई कर दिया, 32 स्टेटों ने अभी साइन किया बट रेटिफाई नहीं किया. इंडिया तो वोटिंग के बाहर ही है, इंडिया वोट नहीं करता इसमें. ठीक है, चलिए, तो ATT कहता क्या है कि आपको रिकॉर्ड रखना है अपने सारे इंटरनेशनल ट्रांसफर्स के बारे में. ठीक है, जो भी आप किसी को भी हथियार बेचते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने कंट्री में बेचते हैं तो उसका रिकॉर्ड रखने की कोई ज़रूरत नहीं, ये ट्रीटी ऐसा कहती है. ठीक है, वो मतलब इस ट्रीटी को उससे कोई लेना देना नहीं है. तो अगर किन किन चीज़ों के कारण रखना होता है, अगर आपको देखिए कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट वायलेशन हो सकता है, टेररिस्ट अटैक हो सकता है उनके कारण, हथियारों के कारण. ठीक है, UN चार्टर का ऑब्लिगेशन फॉलो करना होगा. ठीक है, और उसके बाद रीजनल सिक्योरिटी मेंटेन करनी होगी, पॉवर्टी रिडक्शन, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं. ठीक है, अब चाइना इसमें क्या कर रहा है, इसे ज्वाइन कर रहा है. ठीक है, कह रहा है कि मैं इससे क्या करूँगा, पीस और स्टेबिलिटी लेके आऊँगा वर्ल्ड में. ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेके आओ भाई. तो इंडिया क्यों अब्सटेन कर रहा है, क्योंकि इंडिया कह रहा है कि इससे सब कुछ कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं. ठीक है, और वो कहता है मेनली उसका वही फैक्टर है, पाकिस्तान वाला फैक्टर, कि पहले जो इसको दिया जाता है ना, अब भाई पाकिस्तान जो क्या है, टेररिस्ट स्टेट इंडिया बोलता है इसको. ठीक है, तो बट चाइना तो इसको क्या कर रहा है, हथियार दे ही रहा है, तो बोलता है इस ट्रीटी का फ़ायदा क्या है फिर. ठीक है, समझ में आई बात, तो इस तरीके से है. चलिए नेक्स्ट आपके पास है 5th क्वेश्चन, साइंस एंड टेक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि किसके ऊपर क्वेश्चन है. क्वेश्चन है आपका डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट. इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट. तो पहला ऑप्शन ये कहता है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट जो है वो कोलैबोरेशन कर रही है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के साथ लॉन्च करने के लिए कार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया. और क्या है, इसमें लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंडिया में डेवलप करने की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो भाई ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट नहीं है, नीति आयोग है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा. नेक्स्ट है, इट इज़ पार्ट ऑफ डीकार्बोनाइजेशन ट्रांसपोर्ट एंड इन एमर्जिंग इकोनॉमीज, DTEE का है ये, तो ठीक है, चलिए उसी का पार्ट है. नेक्स्ट है, ITF इज़ अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विद इन OECD. सही है, एकदम सही पॉइंट है. ठीक है, इंडिया स्टिल नॉट अ
मेंबर ऑफ ITF, इंडिया मेंबर है भाई, तो 2 और 3 यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है OECD के बारे में आपको बताना है। हम लोग लगातार करते आ रहे हैं OECD के बारे में। तो ये क्या है, इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंट इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन सही है। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ OECD, नहीं इंडिया का मेंबर नहीं है OECD का, तो ओनली एक करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं नीति आयोग जो है वो कोलैबोरेशन कर रहा है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के साथ लॉन्च करने के लिए डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट को। ठीक है, सो अब समझते हैं DTI प्रोजेक्ट में क्या होगा। देखिए ये किसका पार्ट है, डीकार्बोनाइजेशन ट्रांसपोर्ट इन एमर्जिंग इकोनॉमीज़ की ही फैमिली का पार्ट है ये। कौन कौन मेंबर है ये ध्यान रखना होगा आपको, इंडिया, अर्जेंटीना, अजरबैजान और मोरक्को इसके क्या हैं, करंट पार्टिसिपेंट्स हैं। ठीक है, और ये जो DTE है ये किसके कोलैबोरेशन में चल रहा है, ITF और फुट्राल इंस्टीट्यूट जो है उसके अंडर चल रहा है, IKI और जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट, इन सबके कोलैबोरेशन से ये चल रहा है। ठीक है, और ये क्या करेगा, टेलर्ड मेड सॉल्यूशंस बनाएगा इंडिया के लिए एमिशन कम करने के लिए, किसकी, CO2 की। ठीक है, अब देखते हैं ITF के बारे में। ITF क्या है, ITF क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, किसके अंदर, OECD के अंडर। ठीक है, और क्या नाम है, बेटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप करने की बात करता है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, पेरिस फ्रांस में है। OECD के बारे में देखते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 36 कंट्रीज़ हैं, 1961 में बनी, 1948 में ये पहले थी OEE थी, फिर उसके बाद नाम चेंज होता रहा, ध्यान रखिएगा। बट मेन हमको ध्यान रखना है कि इंडिया इज़ नॉट मेंबर ऑफ OECD। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फोल्ड स्कोप, ये न्यूज़ में दिखता है कभी कभी। ठीक है, करंट का ही है, मतलब एक आजकल में ही दिखा है। ठीक है, तो फोल्ड स्कोप क्या है, रिसेंटली न्यूज़ है, तो आपको बताना है रेडार है, माइक्रोस्कोपी डिवाइस है, टेलीस्कोप है, रोबोट है, क्या है ये। तो फोल्ड स्कोप क्या है आपका, एक माइक्रोस्कोपी डिवाइस है। ठीक है, ना रेडार है, ना टेलीस्कोप है, ना रोबोट है। ठीक है, चलिए तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फोल्ड स्कोप से रिलेटेड फिर से सेकंड क्वेश्चन है, अब इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन आपके साइंस एंड टेक में पूछे जाएंगे। ठीक है, पीछे जैसे पूछा गया वन लाइनर में भी क्वेश्चन आराम से पूछते हैं साइंस टेक में। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये कहता है फोल्ड स्कोप इज एन अफोर्डेबल ऑर्गेम बेस्ड माइक्रोस्कोपिक डिवाइस। ठीक है, चलिए बढ़िया, ये तो सही ऑप्शन है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन कहता है इसके बारे में, यूजिंग दिस टूल वन कैन इजीली मॉनिटर ओन किडनी स्टोन स्टेटस एट होम विद अ सैंपल ग्लास स्लाइड, अ फोल्ड स्कोप एंड अ फोन इन हैंड। सही है, दूसरा भी सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C। ठीक है, चलिए ये आपका फोल्ड स्कोप है। ठीक है, मोबाइल में रख के इधर आप अपना सैंपल रख सकते हैं और फिर उसके बाद देख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं फोल्ड स्कोप क्या है। फोल्ड स्कोप है डायग्नोसिस करेगा किसकी, डिसीजेस की कर सकता है। ठीक है, पेशेंट के सैंपल्स की। ठीक है, और अब उसके बाद बात करते हैं क्या है, एक माइक्रोस्कोपी डिवाइस है, मोबाइल के साथ यूज़ किया जा सकता है अटैच करके। ठीक है, फिर उसके बाद यूरिन सैंपल्स को ये देख सकता है, और इसमें ये क्या है, कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स को देख पाएगा, जिससे पता चल जाएगा किडनी स्टोन किस हालत में है। ठीक है, तो किस तरह यूज़ होगा, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस को देखने के लिए होगा, ओरल और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस को देखेगा। ओन किडनी में जो आपके स्टोन्स बनने हैं उसको आप देख सकते हैं कि उनकी पोजीशंस कैसी है, तो ये कुछ इसके यूज़ होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन आपके सामने है। तो 9th क्वेश्चन है, सो जो मोराटोरियम दिया हुआ है, ठीक है, मतलब रिबेट दिया हुआ था सभी को, जितने भी कंपनीज थी सबको लोन देने से, मतलब लोन की EMI चुकाने से। ठीक है, 3-4 महीने के लिए। ठीक है, तो वो जो दिया गया है वो रीपेमेंट करता है कि रीपेमेंट आपको नहीं करनी परमानेंटली, तो ये गलत है, परमानेंटली नहीं, जब ये खत्म हो जाएगा 3-4 महीने का उसके बाद देना पड़ेगा। और नेक्स्ट कहता है बैड लोन्स जो होते हैं, ठीक है, वो होते हैं जिनकी 45 दिन में कोई पेमेंट ना आई हो, तो ये गलत है, ये 90 दिन में होता है, 90 डेज में होता है। ठीक है, तो पहला दूसरा दोनों गलत है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका D। ठीक है, तो वही है, अभी इस गवर्नमेंट इसी बारे में चल रही है कि अब भाई ये पीरियड ख़त्म होने वाला है, तो बैड लोन्स जो हैं अब बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो उसी सबसे है, और इसके लिए बैड लोन के लिए कितने दिन फिक्स होते हैं, 90 डेज फिक्स होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कुंभकार सशक्तिकरण योजना
पहला ऑप्शन आता है आपके सामने, इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ ट्राइफेड। ठीक है, ट्राइफेड का इनिशिएटिव है टू एम्पावरमेंट ऑफ वोटर कम्युनिटी इन रिमोटेस्ट ऑफ द लोकेशन इन द कंट्री। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है लॉन्च्ड एट ऑल इंडिया लेवल, कवर्स ऑल यूटी एंड ऑल स्टेट्स एंड यूटी। तो दोनों के दोनों ऑप्शन गलत हैं, नन ऑफ द अबाव। ठीक है, तो कुंभकार सशक्तिकरण योजना किसने लॉन्च की है? खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन ने। ठीक है, कोटस की कम्युनिटी को मजबूत करने के लिए। ठीक है, और ये प्रोग्राम अभी कहाँ लॉन्च हुआ है? इतने स्टेट्स में, यूपी, महाराष्ट्र, एमपी, झारखंड, हरियाणा, असम, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा। आम बात है, दिल्ली में थोड़ी ना लॉन्च करेंगे, तो दिल्ली में इसका क्या यूज़ आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप KVIC के बारे में बात करते हैं। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, एक्ट के थ्रू बनी है, खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन एक्ट 1956 के अंडर। ठीक है, और MSME इंडस्ट्रीज़ को मजबूत करने के लिए काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 11th क्वेश्चन, और ये मीकस सैटेलाइट थी, मीकस सैटेलाइट है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके सामने है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपको क्या बताना है? इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है, करेक्ट नहीं बताना है। ठीक है, इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। तो पहला ऑप्शन ये कहता है कि जो मीकस है ये वर्ल्ड की फर्स्ट क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, लॉन्च्ड बाय जापान। क्वांटम सैटेलाइट्स का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है ताकि जो कोड्स भेजे जाएं एक जगह से दूसरी जगह, वो इस तरीके से क्वांटम इंक्रिप्टेड हो कि दूसरा कोई बंदा उन्हें पढ़ ना पाए। ठीक है, ये मतलब है इसका। तो जापान ने लॉन्च किया, नहीं चाइना ने लॉन्च किया है, तो पहला वाला गलत है। ठीक है, तो एक हो सकता है और तीन हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं। इफ़ वन ऑफ द एंटेंगल्ड पार्टिकल इज यूज टू क्रिएट अ की फॉर एनकोडिंग मैसेज, ओनली द पर्सन विद अदर पार्टिकल कैन डिकोड इट। तो ये सही है, मतलब सी वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसे देखते हैं, सॉरी मतलब ए सही हो जाएगा केवल, ये तो सही स्टेटमेंट है ना, हमें इनकरेक्ट बतानी है। तो ये वाली केवल एक इनकरेक्ट है, ये सही है। एंटेंगल प्रोटॉन आर ट्विन्ड लाइट पार्टिकल्स हुज प्रॉपर्टी रिमेन इंटरविन्ड नो मैटर हाउ फार दे अपार्ट फ्रॉम। ठीक है, एकदम सही है ये भी स्टेटमेंट। तो करेक्ट इनकरेक्ट कौन सी है? पहली स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है। तो मीका सैटेलाइट के बारे में देखते हैं। वर्ल्ड की पहली क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट है चाइना की। ठीक है, 2016 में लॉन्च किया था। इंटेंगल फोटॉन्स पे काम करती है। ठीक है, और क्या नाम है, अर्थ के क्वेश्चन से दूसरी क्वेश्चन पे क्या भेज सकती है? क्वांटम सिग्नल्स भेजेगी, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी इसे कहते हैं। ठीक है, लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन के लिए काम आएगी। क्वांटम इंक्रिप्टेड होगी तो कोई मैसेज वो पढ़ नहीं पाएगा दूसरा। ठीक है, अब इंटेंगल्ड फोटॉन्स क्या होते हैं कि ट्विन्ड लाइट पार्टिकल्स होते हैं, अगर एक को चेंज किया तो दूसरा अपने आप ही चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आपको इसमें ध्यान रखने होंगे। ठीक है, चलिए, और एक लास्ट पॉइंट इसमें ये ध्यान रखिएगा, जो मोस्टली आपको एकदम अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर किसी एक क्या होगा, जिसके पास उसका की होगा और जिसके पास उसके पास एंड पर्सन के पास होगा, वही केवल उसे डिकोड कर पाएगा और दूसरा कोई उसे डिकोड कर नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इसे सॉल्व करिए। कामाख्या टेम्पल कहाँ पे है? रिसेंटली न्यूज़ में रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम क्या हुआ है, यहाँ पे जो फंक्शन होता था, ठीक है, वो फंक्शन नहीं हुआ, उस फंक्शन से भी रिलेटेड अभी आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको ये बताना है कामाख्या टेम्पल कहाँ पे है। आसाम, मेघालय, उड़ीसा, तमिलनाडु। सो कामाख्या टेम्पल है आपका कहाँ पे? आसाम में, आसाम। ठीक है, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। तो कामाख्या टेम्पल के बारे में कुछ देख लेते हैं। कहाँ पे? नीलांचल हिल्स में है। कहाँ पे? गुवाहाटी, आसाम में। और ये एक शक्तिपीठ है 51 शक्तिपीठों में से। ठीक है, और यहाँ पे क्या होती है, एक गॉडेस सती जो है, ठीक है, उन्हीं से रिलेटेड होते हैं शक्तिपीठ। ठीक है, तो बाकी शक्तिपीठ कुछ इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखने होंगे। जगन्नाथपुरी, कामाख्या, दक्षिणा कालिका, तारा तारिणी, नियर ब्रह्मपुरा, उड़ीसा। ठीक है, तो ये कुछ आप ध्यान रख सकते हैं शक्तिपीठ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, रिसेंटली बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है। रिसेंटली क्या चल रही है, हमेशा ही दिक्कत चली है इनके बीच में। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये जो टेरिटरी है, ठीक है,
ये टेरिटरी कहाँ पे है और किसके बीच में इसे लेके अभी टेंशन चल रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए, तो तोनोशिरो शिंकाकू ये न्यूज़ में दिखता है कुछ टाइम में, ये किसकी क्लेम टेरिटरी है, कौन कौन इसके ऊपर अपना क्लेम करता है? जापान, चाइना, ताइवान, नॉर्थ कोरिया। तो जापान, चाइना और ताइवान ये तीनों इसे अलग अलग नाम से बुलाते हैं, ठीक है, और तीनों इसके ऊपर अपना क्लेम करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 6, 1, 2, 3 सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये रहा यहाँ पे डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, शिंकाकू, दिकावू आइलैंड, अलग अलग नाम से बुलाते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर कौन कौन क्लेम करता है? ताइवान भी करता है, ईस्ट चाइना सी में है, और उसके बाद क्या है, चाइना भी करता है, और यहाँ पे जापान भी, तीनों इस टेरिटरी के ऊपर करते हैं। बट अभी तो जापान ने ही अपने पास रखी हुई है, ठीक है। तो चलिए वही है पूरा का पूरा ये पंगा चल रहा है, ठीक है। चाइना ने इसका जापान ने इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है, पहले नाम था तोनोशिरो, नाम करके कर दिया तोनोशिरो शिंकाकू, ठीक है। तो ये इसमें दिक्कत है ठीक है। तो मतलब वो करे कुछ भी करे, बट इसके ऊपर किस किस के, ताइवान अपना कहता है कि ये मेरा है, चाइना कहता है ये मेरा है, और ये लोग इसे दायोसू नाम से बुलाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये किससे रिलेटेड है? इंडियन नेवी को स्ट्रॉन्ग करने से रिलेटेड है, इंडियन नेशनल्स को वापस लेके आने के लिए है, रिसर्च है इंडियन ओशन में करने के लिए, या सिक्योरिटी ऑफ इंडियन ओशन से है? तो ये है इसका करेक्ट आंसर बी, टू ब्रिंग बैक इंडियन नेशनल्स फ्रॉम फॉरेन शोर्स, ठीक है। चलिए किसके अंडर? ऑपरेशन ये ऑपरेशन वंदे भारत जो मिशन है उसके अंडर, ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड ऑफ डिग्निटी इज रिलेटेड टू कैप्चरिंग ऑफ। अब इस तरीके के ऑपरेशंस आपको पता होने चाहिए। ये ऑपरेशन चलाया गया किसी एक सिटी को कब्जा करने के लिए किसी कंट्री में, तो आपको बताना है ये किस सिटी को कब्जा करने के लिए पूरा किया गया था, ठीक है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका त्रिपोली। क्या है? त्रिपोली, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कहाँ है त्रिपोली, क्या है, लीबिया की कैपिटल है, ठीक है। तो त्रिपोली को कब्जा करने के लिए क्या चलाया गया? ऑपरेशन फ्लड डिग्निटी, ठीक है। और लीबिया में बड़ी दिक्कत चल रही है पहले से ही, तो टर्की भी इसकी मदद करता है। तो टर्की ने इसके लिए मतलब साथ में एक प्रोग्राम चलाया था बहुत पहले, उसका नाम था ऑपरेशन पीस स्टॉर्म, ठीक है, इनकी मदद करने के लिए। चलिए नेक्स्ट 16 क्वेश्चन आपके सामने है, पेंगोंग लेक के बारे में है। तो पेंगोंग लेक से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपसे पूछे गए हैं। हमेशा ही न्यूज़ में चल रही है लगातार इंडिया और चाइना की टसल के बीच से। तो ये क्या है, इसे कॉन्क्लेव लेक कहा जाता है, ठीक है। कॉन्क्लेव लेक है और ये सॉल्ट वाटर लेक है। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है संसद आदर्श ग्राम योजना, इसे कौन इम्प्लीमेंट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या ट्राइफेड? तो इसको कौन इम्प्लीमेंट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसको क्या करती है? इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। चलिए तो अभी क्या हुआ, ये देखा है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने कि जो ये स्कीम है ये कोई अच्छे से काम कर नहीं रही है, ठीक है। तो कुछ बढ़िया काम कर नहीं रही है, इसलिए इससे रिलेटेड है। अब संसद ग्राम योजना में क्या है, आदर्श ग्राम योजना में, कि हर एमपी क्या करेगा, 3 गाँवों को सुधारेगा 2019 तक और 8 गाँव की कंडीशन अच्छी करेगा 2024 तक, ठीक है। तो ये इसमें कुछ बातें, और यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा है कि एमपी कौन सा चुन सकता है, लोकसभा एमपी क्या चुनेगा, राज्यसभा एमपी कौन सा गाँव चुनेगा, नॉमिनेटेड मेंबर क्या चुनेंगे। तो ये सब छोटी मोटी बातें हैं यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखिएगा एडिशनल फंड कुछ नहीं होता इसके लिए। नेक्स्ट है अंबुबाची फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? थोड़ा यहाँ पे गलत हो गया। अंबुबाची फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन कहाँ होता है? राजस्थान, उड़ीसा, आसाम या बिहार? तो हमने जस्ट अभी पहले किया है कहाँ होता है, आसाम में, ठीक है। उसी में ही वो फेस्टिवल जो मैंने बोला था वो अंबुबाची फेस्टिवल ही था, कामाख्या टेम्पल में, ठीक है। कहाँ पे? नीलाचल हिल, गुवाहाटी, आसाम, ठीक है। और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में यहाँ पे बात की जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एमएसपी से रिलेटेड कि एमएसपी रिकमेंड कौन करता है और एमएसपी जारी कौन करता है, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसे रिकमेंड कौन करता है
ध्यान रखिएगा, दो चीज़ें ध्यान रखनी है, रिकमेंड कौन करता है और उसे लागू यानी मतलब जारी कौन करता है, ठीक है, फोर्स में कौन लेके आता है कि हाँ भाई इतना पैसा, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये बोलती है कि 10 रुपये दो, और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि हाँ 10 रुपये दिए जाएंगे, तो इसमें दोनों में फ़र्क है, ठीक है। तो कौन रिकमेंड करता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ये ध्यान रखिएगा। और फाइनल कौन करता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, कौन होता है हेड इसका, प्राइम मिनिस्टर, ये ध्यान रखिएगा पॉइंट, ठीक है। चलो, तो वही है एमएसपी ग्रेन्स से रिलेटेड ये बात है, ठीक है। अभी कुछ न्यूज़ में चल रहा था, तो एमएसपी किस पे दी जाती है, ग्रेन्स पे दी जाती है, कौन रिकमेंड करता है, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स वो इस्तेमाल करता है, डिमांड एंड सप्लाई, A2+FL फैक्टर, इंटरक्रॉप प्राइस, ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर, मिनिमम 50% मार्जिन ओवर द, और फिर उसके बाद एमएसपी ऑन कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं कौन फाइनल प्राइस फाइनल करता है, इसका कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, ठीक है। इसके ऊपर फाइनल डिसीजन लेती है। एफसीआई और बाकी जो एजेंसीज होती हैं वो क्या करती हैं, प्रोक्योरमेंट का काम करती हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं किन किन चीज़ों को दिया जाता है। तो 22 ऐसी मैंडेटेड क्रॉप है और साथ में शुगर केन को क्या दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, फेयर एंड रिम्यूरेटिव प्राइस। शुगर केन की जो क्रॉप्स होती है उसे एमएसपी नहीं मिलता, फेयर एंड रिम्यूरेटिव प्राइस मिलता है, ठीक है। तो 7 सीरियल्स हैं, ये सारे आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद पल्सेस हैं, ये सब है। फिर ऑयल सीड है, इन सबको दिया जाता है। फिर उसके बाद रॉ कॉटन, जूट, कोपरा, डीहस, कोकोनट और शुगर केन, ठीक है, इन सबको दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम, अभी जस्ट हमने किया है, ठीक है। तो अभी आपकी प्रैक्टिस का क्वेश्चन आपके सामने है, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कि इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट ही पूछ रहा है ना, हाँ जी करेक्ट ही पूछ रहा है। तो करेक्ट आपको बताना है इसमें से करेक्ट क्या होगा आंसर आपका। तो पहली बात है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है OECD के अंडर, ठीक है। ITF जो इंडिया का मेंबर था 2008 से। और तीसरी स्टेटमेंट है कि इट एक्ट एज अ थिंक टैंक फॉर ट्रांसपोर्ट पॉलिसी एंड ऑर्गेनाइजेशन एनुअल समिट इन टाउन। तो ठीक है, तीनों स्टेटमेंट सही है, DAF क्या करेक्ट आंसर 22वें का। चलिए अब 23rd क्वेश्चन कीजिए। पिछले जो वीडियो थी हमारी उसमें हमने इसे किया था कि वाटरफॉल मैकेनिज्म जो है, हमने पिछले जो वीडियो थी 23rd की, उसमें हमने पढ़ा था कि वाटरफॉल मैकेनिज्म क्या होता है। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके सामने अब, तो आपको बताना है वाटरफॉल मैकेनिज्म क्या होता है, किससे रिलेटेड है। कोड ऑफ वेजेस से रिलेटेड है, गुड सर्विस टैक्सेस से है, इन्वॉल्व इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड से रिलेटेड है, या रियल एस्टेट रेगुलेशंस एंड डेवलपमेंट एक्ट से रिलेटेड है। तो ये किससे है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड से रिलेटेड है। क्या होता है वाटरफॉल मैकेनिज्म में, जो सिक्योर्ड जो बंदे होते हैं, सिक्योर्ड लोन वाले जो बंदे होते हैं, उनको पहले पैसा दिया जाएगा अनसिक्योर्ड से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है आपके सामने, पुराना क्वेश्चन है, यूरेशियन ग्रुप्स ऑन कम्बाटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंशियल ऑफ टेररिज्म, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको बताना है और आपको निकालनी है करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है FATF स्टाइल बॉडी विच इज एसोसिएटेड मेंबर ऑफ SCO, गलत, SCO का कोई मेंबर नहीं, OECD का है, ठीक है। फिर उसके बाद है इंडिया पाकिस्तान, पाकिस्तान नहीं था मेंबर, हम लोगों ने पहले ही अपने ऑप्शंस में किया हुआ है, तो इसका हो जाएगा नाइदर 1 और 2, ठीक है, डी करेक्ट आंसर। चलिए अब IPO से रिलेटेड है, जस्ट किया है, IPO के बारे में देखते हैं। पहला कहता है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू ऑब्टेन कैपिटल बाय ऑफरिंग शेयर्स थ्रू सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। और दूसरा कहता है यहाँ पे कि भाई थ्रू IPO द कंपनी गेट इट्स नेम लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। तो पहली बात, ये सेकेंडरी नहीं होती, ये होती है आपकी प्राइमरी मार्केट, जहाँ पे IPO बिकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्राइमरी मार्केट। तो ये ऑप्शन गलत हो गया और सेकंड ऑप्शन सही हो गया, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए तो अब हम जो करने जा रहे थे, जो हमने स्टार्ट कर चुके हैं अपनी इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़, जिसपे हम लोगों ने एक लेक्चर अपना ख़त्म कर लिया है, ठीक है, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। सो आज जो हम करेंगे वो अपना सेकंड लेक्चर करेंगे, ठीक है। और सेकंड लेक्चर में हम लोग इसमें देखिए हमारा इनिशिएटिव ये रहेगा कि एक ही वीडियो के थ्रू आपकी प्रिपरेशन चलती रहे, ठीक है। 10 जगह वीडियो देखने की आपको कोई खास ज़रूरत ना पड़े, कम से कम रोज़ का आप, हमारा जो इनिशिएटिव है उसमें यह है कि पहले देखिए करंट अफेयर तो आपका रोज़ चल ही रहा है, और देखिए जो करंट अफेयर मैं करा रहा हूँ, जितना भी आता है आपका PIB में, ठीक है,
हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, फिर उसके बाद डाउन टू अर्थ में, ठीक है। जो मेन आपके चीज़ें हैं, यहाँ से सारा का सारे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन्हें मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में सीधा ले आता हूँ, और क्वेश्चंस में मैं क्या करता हूँ, जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उस न्यूज़ से, ठीक है, उन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही मैं सीधा सीधा रखता हूँ, ताकि वो आपको वही ध्यान रहे, ताकि अगर बाई चांस किसी भी तरीके से क्वेश्चन बने तो आपको एक स्टेटमेंट कन्फर्म पता हो और आप उसे आराम से एलिमिनेशन मैथड का इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकें, ठीक है। अब दूसरी बात ये करते हैं कि भाई डेली हम लोग करंट अफेयर तो कर ही रहे हैं, तो उसके साथ साथ क्यों ना इसी वीडियो में ऐसा सिस्टम स्टार्ट कर दिया जाए, जो मैंने सोचा कि रोज़ का हम लोग अपना जीएस का पोर्शन जो है वो साथ साथ चलाते रहें। तो अभी जैसे पॉलिटी स्टार्ट किया है, ठीक है, तो अभी हम लोग पॉलिटी चलाएंगे, और जब पॉलिटी खत्म हो जाएगा उसी तरीके से हम लोग हिस्ट्री या ज्योग्राफी अपना कुछ भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे अगर आप इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहेंगे तो आपका डेली जितना भी मैं कराता रहता हूँ यहाँ पे, अगर आप उसे स्टैटिक बुक से अपने पढ़ते रहेंगे तो वो भी आपका कवर होता चलेगा। और जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए तो इतना ही शुरुआत में कर लेना बहुत होता है, ठीक है, जिन्होंने जस्ट तैयारी स्टार्ट की होती है, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग जो आगे देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में, आज जो हम चैप्टर देखेंगे वो देखेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हम देखेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपको इंडियन पॉलिटी को पढ़ने के लिए कौन कौन सी स्टैटिक बुक चाहिए, स्टैटिक बुक चाहिए। तो स्टैटिक बुक क्या क्या चाहिए आपको, ठीक है, मतलब कौन कौन से सोर्सेज रहेंगे। तो सबसे पहला सोर्स रहेगा आपका प्यारा लक्ष्मीकांत, क्या रहेगी, लक्ष्मीकांत, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी है, ठीक है, पूरी की पूरी। तो उसको हम यहाँ पे करते हुए चल रहे हैं, पढ़ते हुए चल रहे हैं। सेकंड चीज़ जो आपको करनी है वो है एनसीईआरटी, वो भी हम करेंगे ही, ठीक है, जितनी भी एनसीईआरटी हैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। और थर्ड आपको करने हैं ढेर सारे एमसीक्यू, ढेर सारे क्या करने हैं, एमसीक्यू। तो एमसीक्यू कहाँ से करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ एमसीक्यू कहाँ से कीजिए। प्रीवियस ईयर आपको करने हैं, प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स करने हैं यूपीएससी के वो करने हैं। बट इससे अच्छा कुछ हो कि प्रीवियस ईयर हम सारे स्टेट पीसीएस के कर लें, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा होता है वही यूपीएससी वाले पूछ लेते हैं। तो इसके लिए एक बुक आती है घटना चक्र, ठीक है, आप चाहे तो परचेज करें, ठीक है, बाकी आप जहाँ से करना चाहें वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। घटना चक्र इसमें क्या है, सारे स्टेट पीसीएस के सारे क्वेश्चंस दिए होते हैं, ठीक है, जितने भी स्टेट पीसीएस हैं सबके क्वेश्चन दिए हुए हैं, प्लस यूपीएससी के क्वेश्चन दिए हुए हैं, विद एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है चैप्टर वाइज है, ठीक है, चैप्टर वाइज है। तो अगर चैप्टर वाइज है तो जैसे हम लोगों ने पिछली क्लास जो की थी अपनी प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे की थी, तो उसमें आप प्रीएम्बल का चैप्टर खोल के सीधा सीधा सारे क्वेश्चन आराम से लगा सकते हैं। वैसे अभी हम लोग जो अपना खुद का क्वेश्चन की सीरीज़ चलाने वाले हैं, ठीक है, उसमें आपको बिगिनर्स टू मास्टर प्लेटफॉर्म पे ही अभी मिलेगा क्या, एक साथ आपको ढेर सारे पॉलिटी के मिलेंगे क्वेश्चन। हम इसी तरीके से उस पर चलेंगे, पॉलिटी के एमसीक्यू मिलेंगे। अब वो किस हिसाब से मिलेंगे, देखिए जो फर्स्ट पोर्शन रहेगा हमारा उसमें हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल ओवरव्यू, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ओवरव्यू में हम क्या करेंगे, जितने चैप्टर्स हमारे हो जाएंगे मेन, कुछ मेन चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को जब खत्म कर लेंगे तब वो एक वीडियो आएगी जिसमें कम से कम मान के चलिए 350 प्लस एमसीक्यूज़ रहेंगे, ठीक है। तो उन एमसीक्यूज़ को हम वहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो वो मोर देन सफिशिएंट वो भी होगा, और इसे कर लेंगे तो साथ साथ में घटना चक्र भी कर लेंगे साथ साथ में आप, तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसे हम लोग शुरू करते हैं और समझते हैं पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग कर रहे हैं, तो थोड़ी हैंड राइटिंग में दिक्कत लगेगी आपको, बट मेन आपको चीज़ें समझने से मतलब है, ठीक है। नोट्स मार्केट में भड़ेरों अवेलेबल हैं, और क्या नाम है, बुक आपके पास ये बुक आपको पढ़नी पड़ेगी चाहे आप कुछ भी कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेन बेसिक एम है हमारा समझना कि मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्यों पढ़ना है। देखिए बात ये हम पहले समझिए कि अगर मान के चलिए आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, अगर आपका कोई फ्रेंड है और वो आ रहा है मुंबई से आपके पास, कहाँ पे, दिल्ली आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उसे आपको ट्रैक करना है, तो आप क्या करेंगे, उसे बीच बीच में फ़ोन करते रहेंगे, कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि वो किस ट्रेन से आ रहा है, ठीक है, या फिर किस फ्लाइट से आ रहा है। तो आप इससे पता कर सकते हैं कि भाई हाँ भाई उसकी ट्रेन टाइम पे है कि नहीं है, फ्लाइट उसकी टाइम पे है कि नहीं है, तो आप पता कर लेंगे कि वो बंदा दिल्ली कब पहुँचेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर आपको मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन समझ लें, ठीक है, इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन समझ लें, तो आपका क्या होता है, काम आसान हो जाता है। तो आपको समझना होता है मेनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन, कि इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, जिसने क्या किया था, आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बनाया था, ठीक है। तो यही आपको समझना है। अब हम एक थोड़ा हिस्टोरिकल ओवरव्यू लेके चलते हैं पूरा का पूरा, कि किस तरीके से पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन की बनाने की शुरुआत हुई वो कैसे स्टार्ट हुई, ठीक है। तो अब हम एक छोटी सी चीज़ें लेके कुछ समझेंगे
कि 1905 में आपको पता ही है क्या हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए बात सामने आ गई थी, पार्टीशन ऑफ बंगाल सामने आ गया था, ठीक है। फिर उसके बाद 1909 में आया आपका क्या, आपका आया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। क्या है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। और यहीं पे क्या दिया गया था, फर्स्ट टाइम सेपरेट इलेक्ट्रेट दिया गया था, किनको, मुस्लिम्स को, ठीक है, जो आगे चल के डिवीजन का कारण बना। फिर उसके बाद बात करते हैं 1914 में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गया। अब वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ तो इंडियंस का सपोर्ट चाहिए था, ठीक है। तो अब इंडियंस का सपोर्ट मिलेगा कैसे, उनको तो मार पीट रहे हो तुम लोग। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा था कि हाँ हम आपको कुछ ना कुछ वॉर में आप हमारी मदद कीजिए, तो उसके बाद क्या होगा कि हम आपको कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें देंगे, ठीक है, आईफोन दे देंगे, मर्सिडीज दे देंगे, BMW, कुछ ना कुछ तो बढ़िया देंगे भाई आपको, ठीक है। तो इसी को लेके जब 1918 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हो गया, सॉरी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब खत्म हुआ, एंड हुआ, तो ये बात हुई कि कुछ ना कुछ तो दिया जाए। बट इन्होंने क्या दिया उसके बदले, रौलत एक्ट दिया, ठीक है, और साथ में लेके आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जो आपके इस साल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 20 में पेपर है तो 100 साल हो चुके हैं इसे, ठीक है। पिछले साल क्वेश्चन पूछा नहीं तो इस साल पूछने के चांसेस हैं इसके, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जैसे कि अगर बहुत कुछ देने की बात की गई थी तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है, कुछ ऐसा दिया ही नहीं। आईफोन बोला था और नोकिया 1100 दे दिया, ठीक है, या फिर MI वाला फ़ोन दे दिया। अब देखिए दूसरी बात सुनिए, यहाँ पे फिर क्या हुआ कि भाई और कुछ तो किया नहीं तुमने, जलियांवाला बाग अलग से कर दिया कांड, ठीक है, और वहाँ पे बहुत सारों को मार दिया तुमने। तो इंडियंस यहाँ से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए थे, ठीक है। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में देखिए, यहाँ पे हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री का केवल फ्रेम ले रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो हिस्ट्री के पूरे पॉइंट्स में नहीं जाएंगे, केवल फ्रेम लेंगे, ठीक। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने ये कहा था कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए 10 साल बाद एक कमीशन बनाया जाएगा जो आके कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट देखेगा इंडिया में, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है, पहले मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। तो अब बात यह है कि 10 साल बाद जो कमीशन आया उसका नाम क्या था, साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन ने ये कहा कि जो इंडियंस हैं, ठीक है, जो इंडियंस हैं ये अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लायक नहीं है, ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ, जब इस तरीके से बात की तो बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, ठीक है, जो बाबा लोग थे, बाबा लोग सब नाराज हो गए, बोले ऐसे कैसे तुम बोल रहे हो कि अब बना नहीं सकते, हम बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक महात्मा गांधी के कोट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एक मिनट रुकिए। महात्मा गांधी जी ने कहा था 1922 में कि इंडियंस अपनी पॉलिटिकल डेस्टिनी जो है, क्या, पॉलिटिकल डेस्टिनी, वो खुद डिसाइड करें, ठीक है, विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, ठीक है। और नेक्स्ट उसके बाद हम देखते चलते हैं कि टाइम फ्रेम किस तरीके से रहा, किस तरीके से इसकी डिमांड स्टार्ट होती रही। तो 1934 में MN रॉय, ठीक है, एक कम्युनिस्ट लीडर थे, इन्होंने कहा कि हमें खुद की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी चाहिए, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन करना चाहिए। अब ये क्या है, एक कम्युनिस्ट लीडर है, ठीक है। तो आम बात है कांग्रेस कुछ ना कुछ तो कहेगी भाई, जब कम्युनिस्ट ऐसी डिमांड कर रहे हैं। तो 1935 में कांग्रेस क्या करती है, ऑफिशियली डिक्लेयर कर देती है कि भाई हम क्या करेंगे, खुद का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ठीक है। फिर उसको लेके चल के 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, क्या कह देते हैं, ये फाइनल कह देते हैं कि भाई हम खुद की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, ठीक है। और किसके ऊपर बेस होगा, एडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर बेस्ड होगा हमारा। एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता क्या है, 18 साल से ऊपर के लोग क्या कर पाएँ, वोट कर पाएँ। पहले इसे 21 माना जाता था, फिर 18 हो गया, ठीक है। तो ये है एडल्ट फ्रेंचाइज। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब जो भी रहते हैं सबको वोटिंग के राइट्स मिलेंगे, ठीक है। तो अब ऐसी कुछ बात होगी। और जवाहरलाल नेहरू जी, एक बात तो थी, ठीक है, कि अपनी जबान के बड़े पक्के थे, अरे कितने गया, ठीक है, जवान के बड़े पक्के थे, एक बार जो कमिटमेंट कर दी, ठीक है, तो उसके बाद खुद की भी नहीं सुनी टाइप, ठीक है। अब बात करते हैं 1940 में, 1938 में वापस आ जाते हैं, सॉरी 1938 में क्या हो गया, स्टार्ट हो गया आपका वर्ल्ड वॉर सेकेंड वार। तो वर्ल्ड वॉर जब सेकंड स्टार्ट हुआ तो इसमें ये बात हो गई भाई कि वापस इंडियंस का सपोर्ट चाहिए। अब इंडियंस का सपोर्ट चाहिए तो इंडियंस का सपोर्ट तभी मिलेगा जब इंडियंस की बातें मानोगे। तो इंडियंस ये कहते हैं, उस टाइम वर्ल्ड वॉर सेकंड किसकी वजह से हुआ था, हिटलर अंकल की वजह से हुआ था, ठीक है। तो हिटलर अंकल से अगर आपको लड़ना है, ठीक है, कि आप कह रहे हो कि हिटलर अंकल हर जगह कब्जा कर रहे हैं, तो आप पहले हमारे ऊपर से तो कब्जा छोड़ो भाई। तो ये इंडियंस का कहना था, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि भाई अगर छोड़ना है, ठीक है,
तो इंडियंस की डिमांड माननी पड़ेगी। तो इंडियंस की डिमांड मानने के लिए इंडियंस डिमांड क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कर रहे हैं। आया 1940 में अगस्त ऑफर, क्या आया, अगस्त ऑफर, ऑफर दिया, ठीक है। चलिए हम आपको एक ऑफर देते हैं, किसने दिया, लॉर्ड लिनलिथगो ने की दिया, किसने, लॉर्ड लिनलिथगो, आपको ध्यान रखना है ये वर्ड, ठीक है। ये कौन थे गवर्नर जनरल अगस्त ऑफर के टाइम, लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। तो लॉर्ड लिनलिथगो ने ऑफर दिया और ठीक है, कहा कि ठीक है हम लोग आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट जो डिमांडें हैं उन्हें देखेंगे, ठीक है। डिमांड एक्सेप्ट कर ली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए क्या हुआ आगे, यहाँ तक की बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब उसके बाद क्या हुआ आगे, 1942 में इन्हीं सबको आगे बढ़ाने के लिए 1942 में आया आपका, एक बंदे को भेजा गया कि जाके देखो, और उनका नाम था क्रिप्स। तो वो लेके आए क्रिप्स मिशन, क्या नाम था, स्टैनफोर्ड क्रिप्स नाम था इनका, क्या था, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। तो स्टैनफोर्ड क्रिप्स लेके आए क्रिप्स मिशन, और इन्होंने जो भी कुछ कहा, ध्यान रखना, इन्होंने क्या कहा, इंडिया को देंगे डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। तो इसलिए कांग्रेस को मंजूर नहीं और मुस्लिम लीग को मंजूर नहीं, दोनों को मंजूर नहीं, तो ये खत्म हो गया काम, ठीक है। इसे माना ही नहीं किसी ने, तो ये दुखी हो गए बेचारे, वापस चले गए, ठीक है। फिर आगे और डिमांड बढ़ने लगी, ठीक है, यूएस प्रेशर डालने लग गया, तो लेके आए क्या, कैबिनेट मिशन ये लोग, ठीक है। कैबिनेट मिशन आया, ठीक है, इंडिया में 1946 में, ठीक है। अब कैबिनेट मिशन के हेड कौन थे, उनके मेंबर्स कौन थे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन में जो बंदे थे, हेड कौन सा था, हेड कौन थे उनके, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस उसके हेड थे, कौन थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, और एवी अलेक्जेंडर, कौन, एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। और साथ में स्टैनफोर्ड क्रिप्स को वापस भेज दिया कि पिछली बार कुछ नहीं करके आया, इस बार कुछ तो करके आया, ठीक है। तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस हेड थे, तो ये आया, तो इसने एट लास्ट डिमांड एक्सेप्ट कर ली थी, सब कुछ तो डिमांड तो पहले एक्सेप्ट हो गई थी कि हाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आप बना सकेंगे। तो इसने एक बात की, देखिए पाकिस्तान उससे पहले क्या कर रहा था, पाकिस्तान की डिमांड कर रहा था। तो कैबिनेट मिशन ने ये कहा कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बननी थी पाकिस्तान के हिसाब से, उसके फैक्टर को इसने मना कर दिया और कहा एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, बट ये वो असेंबली होगी जो मुस्लिम लीग को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो ये बंधु कैसे होगा, क्योंकि मुस्लिम लीग केवल एक ही कंडीशन पे मानेगी, और वो कंडीशन क्या है, पाकिस्तान, कि पाकिस्तान चाहिए तभी मानेगी। तो इस तरीके से इन्होंने एक तरीके से एक ब्लॉकेज डाल दिया, ठीक है, पूरी तरीके से। बट बात वही है कि एट लास्ट जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने की फॉर्मेशन की चीज़ें बन गई, किसी तरीके से सब कुछ सही हो गया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, कैबिनेट मिशन हो गया, सब कुछ हो गया, अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन कैसे हुई, ठीक है। तो देखिए अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगर बनानी है, ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगर बनानी है तो ये पहले डिसाइड तो करना पड़ेगा कि भाई उसकी फॉर्मेशन की कैसे जाएगी, ठीक है। तो उसकी फॉर्मेशन कैसे की जाएगी, तो इन्होंने कहा हम करेंगे इलेक्शंस के थ्रू, ठीक है। तो सबने कहा ओके वेल एंड गुड। अब इलेक्शंस करोगे तो इलेक्शंस किस तरीके के करोगे, ठीक है, वो आपको बताना होगा। तो उसके लिए क्या तरीका रखा इन्होंने जो पूरा का पूरा इंडिया था उसे 3 भागों में डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट पार्ट जो था उसको क्या कर दिया, ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट्स जो थे जिन पे ब्रिटिश का कब्जा था, दूसरा कर दिया प्रिंसली स्टेट्स जो थे, ठीक है, जिन पे राजा महाराजा थे, और तीसरा था चीफ कमिश्नरीज, क्या थी, चीफ कमिश्नरीज, ठीक है। तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब जो ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट था, यहाँ पे क्या किया, पॉपुलेशन को 3 फैक्टर में डिवाइड कर दिया, पूरी पॉपुलेशन को। एक तो कर दिया सिख, दूसरा कर दिया मुस्लिम, तीसरा कर दिया अदर। अदर में हिंदू और बाकी सारी कम्युनिटीज़ आ गई, ठीक है। अब ये जो बंदे थे, इनकी जो परसेंटेज थी, जो रेशो था उस स्टेट में, उसके हिसाब से इनको क्या कर दी गई, सीट अलॉट कर दी गई, ठीक है। अब जितनी सीट अलॉट की गई, उस सीट के लिए वोटिंग कौन देगा, यही कम्युनिटी के लोग उस सीट को वोटिंग देंगे। तो एक तरीके से कुछ आपको क्या देखने को मिलेगा, सेपरेट इलेक्ट्रेट वाला कुछ फैक्टर देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हुआ तरीका, इस तरीके से सीटों का डिवाइड कर दिया गया। वोटिंग सिस्टम क्या रखा गया, जो हमने 2 दिन पहले ही करंट अफेयर में किया है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, ठीक है, इस तरीके से रखा गया। और हम लोगों ने इसे पहले ही कर लिया है, कहाँ यूज होता है, राज्यसभा इलेक्शंस में इस्तेमाल होता है ये, ठीक है। तो हमने इसे पहले ही कर लिया है कि किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, इसके बाद पुरानी वीडियो देखिए, उसमें मिल जाएगा। प्रिंसली स्टेट के जो बंदे थे वो क्या करेंगे, अपना कोई भी बंदा, चाचा मामा ताया का लड़का जिसको भेजना है भेज दें,
कहाँ, असेंबली के लिए। और चीफ कमिश्नरीज में भी सेम इसी तरीके से ही हो जाएगा, ठीक है। 4 बंदे जो भी वहाँ का हेड वो वहाँ पे भेज देगा। तो इस तरीके से क्या किया गया, डिवीजन कर दिया गया पूरा का पूरा, ठीक है। तो इसी तरीके से जाके आपकी जो फॉर्मेशन होती है वो कब होती है, नवंबर 1946 में इसकी फॉर्मेशन होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। चलिए अब इसमें हम बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं और एक्स्ट्रा, कि देखिए जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें देखने को ये मिल रही हैं कि भाई क्या थी, कुछ तो सीटें जो थी वो नॉमिनेटेड थी, कुछ सीटें इलेक्टेड थी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक किस तरीके की बॉडी थी, अगर आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक तरीके से कैसी बॉडी थी, ये एक थी पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी थी। क्या थी, नॉमिनेटेड बॉडी थी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि पार्शियली इलेक्टेड और पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी थी, कौन सी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। चलिए तो अब इसके इलेक्शंस कब हुए, फॉर्मेशन तो देख ली पहले हमने, तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्शंस कब हुए। तो अब हम देखते हैं कि इलेक्शंस कब हुए, एक मिनट कहाँ गया, आजा। तो अब हम देखते हैं इलेक्शंस कब हुए, इलेक्शंस पूरा टाइमलाइन ही देखते चलते हैं। देखिए अगस्त में होते हैं 1946 में इलेक्शंस का मेथड मैंने बता ही दिया किस तरीके से पूरे इलेक्शंस हुए, ठीक है। और जो प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने कहा कि हम भाग नहीं लेंगे इलेक्शन में, अपने मेंबर नहीं भेजेंगे, ठीक है। हो गया, चलो कोई बात नहीं, भेजो चाहे मत भेजो। फर्स्ट मीटिंग, इनको कोई ऐसे भी सीरियस नहीं लेता था। जो फर्स्ट मीटिंग थी वो कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को हुई, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट मीटिंग कब हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, 9 दिसंबर 1946। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, इनको क्या चुना गया, फर्स्ट प्रोटम स्पीकर चुना गया। क्या चुना गया, प्रोटर्म स्पीकर। तो प्रोटम स्पीकर वाला जो है ये फैक्टर अभी तक हम लोग लेके चलते हैं, यूज़ करते हैं। मतलब जो सबसे उम्रदार होता है मिनिस्टर, ये मतलब मेंबर, उसको प्रोटम स्पीकर बनाया जाता है, टेम्परेरी स्पीकर। और फिर वो जो मेन स्पीकर होता है जो चुन के आता है उसे क्या करता है, शपथ दिलाता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, प्रोटम स्पीकर का। चलिए तो फर्स्ट बनते हैं, और ये सिस्टम कहाँ का है ये ध्यान रखना है। प्रोटम स्पीकर का सिस्टम कहाँ से लिया है हम लोगों ने, फ्रेंच सिस्टम है। क्या है ये, फ्रेंच सिस्टम है प्रोटम स्पीकर का, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट मीटिंग हो गई, फिर होती है आपकी सेकंड मीटिंग। क्या होती है, सेकंड मीटिंग होती है आपकी 11 दिसंबर 1946 को। और यहाँ पे दो मेन चीज़ें होती हैं, एक तो HC मुखर्जी आपके बनते हैं, क्या बनते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। क्या बनते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बनते हैं। और BN राव क्या बनते हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र बनते हैं। अब ये सब किसके बन रहे हैं, ध्यान रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट बन रहे हैं, देश के नहीं। तो ये किसके अभी बने हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपको ध्यान रखने हैं। चलिए अब हम देखते हैं आगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, चलिए अब बात हो गई, ये सब फॉर्मेशन होगी। अब हमने देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन होगी, तो वहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि टोटल मेंबर कितने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। जो टोटल मेंबर थे वो थे 389, जिसमें से ध्यान ये रखना 4 तो प्रिंसली स्टेट के थे और 93 आपके किसके थे, 4 चीफ कमिश्नरी के थे, 93 प्रिंसली स्टेट के थे। और आपके 292 जो थे वो कहाँ से बचे, फिर आपके किससे, जो ब्रिटिश प्रोविंस थे उससे थे, ठीक है। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जब क्या नाम है मुस्लिम लीग ने अपने आप को निकाल लिया तो लास्ट में कितने बचे थे, तो लास्ट में 299 बचे थे। ये वाली वैल्यू आप ध्यान रखिएगा, जहाँ पे दिखे मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब एक चीज़ देखते हैं हम लोग कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तो फॉर्मेशन हो गई, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो पहले ये तो डिसाइड करना होगा ना बंधु कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाना है वो किस हिसाब का बनाना है, कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, कैसा रहेगा वो, ठीक है। कि उसमें हम सेकुलरिटी रखेंगे, उसमें हम डेमोक्रेसी रखेंगे, उसमें हम फ्रीडम रखेंगे, क्या क्या रखेंगे। तो एक फ्रेमवर्क तो बनाना पड़ेगा ना, स्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका काम दिया गया किसको, जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया कि आप बनाइए। और उन्होंने बनाया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। क्या बनाया,
ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और जो हमने प्रियम्बल की क्लास की थी वहाँ पे यही है कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था, देखिए जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसमें ढेर सारी चीज़ें लिखी गई कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, उसमें ये सब चीज़ें रहेंगी। उसी का एक छोटा सा समरी बना दी गई। उसी समरी में क्या, वही समरी क्या कहलाई आपकी, प्रियम्बल कहलाई। तो एक बात यह है कि प्रियम्बल क्या बताता है, एम बताता है, क्योंकि यहीं से ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ही तो एम पता चल रहे हैं कि भाई क्या क्या हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने जा रहे हैं उसमें हम लोग क्या क्या रखेंगे। ठीक है, तो ये बात सामने आ गई कि भाई ठीक है, इस तरीके से क्या बनाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाया जाएगा। तो इन्होंने, जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाया। ठीक है, तो ड्राफ्ट किसने किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से अगर आपसे पूछा जाए तो जवाहरलाल नेहरू जी ने करा था। और उसे मूव किसने किया था, मूव किसने किया था, कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो वो भी जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। तो हमारी जो पिछली क्लास है प्रियम्बल वाली, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ये दोनों पॉइंट हम लोग पहले से ही कर चुके हैं। ठीक है, तो अब बात ये है कि मूव कब किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को। तारीख ध्यान रखनी है, पहले हमने क्या की, देखो 9 तारीख, 11 तारीख और 13 तारीख। ठीक है, तो 9, 11, 13 तारीख। ठीक है, तो 13 तारीख को मूव किया गया। जो आगे जाके एक्सेप्ट कब हो जाता है ये ध्यान रखना है आपको, आगे जाके एक्सेप्ट हो जाता है 22 जनवरी को। ठीक है, 22 जनवरी 1947 में कब हो जाता है ये, इसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। अब एक क्वेश्चन बहुत अच्छा हमेशा पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो प्रियम्बल में दी गई है। ठीक है, प्रियम्बल में दी गई है बट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में नहीं दी गई है। या फिर ऐसे पूछा जाएगा कि कौन सी चीज़ है जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में दी गई है और प्रियम्बल में नहीं दी गई है। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि दोनों में क्या दिया गया है, क्या नहीं दिया गया होता है। ठीक है, तो अगर आपको प्रियम्बल पूरा याद है, मैंने कहा ही था कि आपको प्रियम्बल पूरा याद होना चाहिए, तो तकरीबन प्रियम्बल में जो चीज़ें हैं वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में थी ही थी। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में थी बट वो प्रियम्बल में नहीं थी। तो उन कुछ बेसिक पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं, बस ध्यान रखिएगा, हैं तो चीज़ें बहुत जा रही है सारी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बहुत बड़ा है, बट कुछ बेसिक पॉइंट आप ध्यान रख लेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि हाँ ये वाले पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में थे जो किसमें नहीं है, प्रियम्बल में नहीं है। तो पहले आप चीज़ देखिए कि यूनियन वर्ड का जो इस्तेमाल किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में वो नहीं था। सेकंड आप देख सकते हैं कि सेफगार्ड ऑफ माइनॉरिटी। ठीक है, इक्वालिटी की बात की, बट ये वर्ड इस तरीके से तो नहीं इस्तेमाल किया ना, सेफगार्ड ऑफ माइनॉरिटी। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं सिविलाइज्ड नेशन। सिविलाइज्ड नेशन, तो इसके बारे में भी कोई बात नहीं की गई है प्रियम्बल में। और थर्ड आपका जो है वर्ल्ड पीस। ठीक है, वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, मैनकाइंड। तो ये कुछ पॉइंट थे जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में थे बट प्रियम्बल में नहीं थे। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा तो आपको इतना ध्यान रहेगा कि हाँ भाई ये सब चीज़ें थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बन गया। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बना तो उसके बाद क्या होगा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मिंग करनी है। ठीक है, अब तो जब कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मिंग करनी है, एम डिसाइड कर लिए कि इन एमओ पे बनाया जाएगा, किस पे, इन सारे एम्स पे बनाया जाएगा। ठीक, तो इन सारे एम्स जब डिसाइड हो गए हैं तो अब बनाने का काम शुरू किया जाए। बट उससे पहले ही क्या हुआ, इंडिया को मिल गई इंडिपेंडेंस। क्या मिल गई, इंडिपेंडेंस। और उसके लिए क्या आया था, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट। क्या आया, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947। अब जब ये एक्ट आया तो इसने क्या किए, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चेंजेस ले आया। पहली चीज़ तो ये ले आया कि इसे कंप्लीट सोवरिन बॉडी कर दिया। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ सोवरिन का मतलब क्या होता है, सुप्रीम, अपने फैसले लेने की संपूर्ण आज़ादी। ठीक है, और इसने ये किया कि इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक और काम दे दिया गया। तो अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास कितने काम हो गए, 2 काम हो गए। एक तो काम हो गया जिसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन बना ही रही थी। क्या बना रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी। तो ये किस तरीके से काम कर रही थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह काम कर रही थी। और दूसरा काम कर दिया ये अब देश के लिए लेजिस्लेशन का भी काम कर रही थी, लॉज बना रही थी। तो एक तरीके से लेजिस्लेटिव बॉडी का भी काम करने लग गई। तो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी और लेजिस्लेटिव बॉडी दोनों का काम करने लग गई है। तो अब दोनों के लिए अलग अलग हेड बना दिए गए। ठीक है, तो
तो जब भी लेजिस्लेटिव बॉडी की मीटिंग होती तो हेड कौन होते थे? जीवी मावलांकर। कौन होते थे? जीवी, एक मिनट रुकिए, जीवी मावलांकर, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह जब मीटिंग करती थी तो कौन होते थे? राजेंद्र प्रसाद। कौन होते थे? राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। चलिए, तो अब ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं कि भाई अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक बंदा तो बनाएगा नहीं, तो इसके लिए क्या किया गया? ढेर सारी कमिटीज़ बना दी गई। क्या बना दी गई? कमिटीज़ बनाई गई, और हर एक कमेटी को काम दे दिया गया कि बंधु तुम ये काम देखो, तुम वो काम देखो, काम डिवाइड कर दिए गए, ठीक है। अभी भी होता है, पार्लियामेंट्रीज कमेटी बनाई जाती हैं, ठीक है। तो कमिटीज़ जो बनाएगी आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कमेटी का हेड कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जवाहरलाल नेहरू। हम सीधा सीधा देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू किसके हेड थे। तो जवाहरलाल नेहरू जी किसके हेड थे? यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, और यूनियन आपकी स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो यूनियन पावर कमेटी, फिर उसके बाद आपकी क्या नाम है? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इन तीन के हेड कौन थे? आपके जवाहरलाल नेहरू। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। नेक्स्ट कौन सी थी? प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड कौन है? आपके सरदार पटेल। नेक्स्ट आपकी थर्ड कमेटी आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? बी आर अम्बेडकर। कौन थे? बी आर अम्बेडकर, ठीक है, बी आर अम्बेडकर जी। अब लास्ट में एक कमेटी थी, ठीक है, नहीं अभी तो दो कमेटी और बची हुई हैं। फिर एक कमेटी आती है आपकी एडवाइजरी कमेटी, ठीक है। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, ट्राइबल एरियाज, और उसके बाद माइनॉरिटी और एक्सक्लूडेड एरियाज। तो इसकी जो हेड थे, इसके हेड कौन थे आपके? इसके भी हेड थे सरदार पटेल। अब ये जो अलग अलग कमिटीज़ थी, इसमें कुछ कमिटीज़ आपको ध्यान रखनी है कि फंडामेंटल राइट कमेटी जो थी उसके हेड कौन थे आपके? वो थे जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी जी इसके हेड थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट कमेटी जो बची वो बची रूल्स कमेटी। कौन सी? रूल्स कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी। तो रूल्स प्रोसीजर कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी के हेड कौन थे? आपके राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। तो ये कुछ जितनी कमेटीज थी इन सबका अपना रिलेटेड काम था, ये अपना काम कर रही थी कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग में, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरीके से आपकी लास्ट जो है ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके अदर मेंबर्स कौन थे। मेन कमेटी कौन सी थी आपकी? ड्राफ्टिंग कमेटी। तो आपको यहाँ पे जो इसके मेंबर थे, इसके मेंबर्स पता होने चाहिए कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर कौन थे। तो पहले जो हैं आपके मेंबर वो कौन है? एन गोपाल स्वामी अयंगर। पहले कौन थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर। दूसरे थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। कौन थे? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। और तीसरे थे के एम मुंशी। कौन थे? के एम मुंशी जी। फोर्थ कौन थे आपके? सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और इन्होंने रिप्लेस किया था बी एल मित्तर जी को। नेक्स्ट कौन से थे? टी कृष्णमचारी, जिन्होंने रिप्लेस किया था डी पी खैतान जी को। तो अगर पूछे कि ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल मेंबर कितने थे, तो टोटल मेंबर थे बी आर अम्बेडकर को जोड़ दो जो हेड थे, तो टोटल मेंबर हो जाएंगे 6। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी बनी जिसने पूरा ड्राफ्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट अब हम आगे देख रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि एडॉप्शन कब हुआ। फाइनल हमने कॉन्स्टिट्यूशन को कब एडॉप्ट कर लिया, ठीक है। तो फाइनल एडॉप्ट कब किया, इसे देखते हैं। तो फाइनल एडॉप्ट कब किया हमने? 26, जब आपने प्रियम्बल पढ़ा तो एक डेट पढ़ी होगी, 26 नवंबर 1949, दैट इज डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट इनैक्ट कब किया? एनफोर्स कब किया, ठीक है। और कमेंसमेंट कब किया? ये तीन वर्ड पूछे जाते हैं, कब किया,
ये किया 26 जनवरी 1950। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, और बी आर अम्बेडकर, आप कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं। बी आर अम्बेडकर जी को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर मॉडर्न मनु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉडर्न मनु। मनुस्मृति किससे? रूल्स से ही डिपेंड करती, रूल्स के ऊपर लिखी हुई किताब थी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मनुस्मृति से रिलेटेड, इन्हें भी मॉडर्न मनु कहा जाता है। अब बात ये ध्यान रखनी कि 26 जनवरी क्यों डेट रखी गई? जब इस टाइम हो गया था तो इसी टाइम कर लेते। तो पहला पॉइंट ये है, ये क्या है? श्रद्धांजलि देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए फ्रीडम फाइटर्स के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई। और दूसरी बात यह है कि 26 जनवरी 1930 को क्या बनाया गया था? फर्स्ट पूर्ण स्वराज डे बनाया गया था, ठीक है। तो उसी दिन को याद रखने के लिए क्या किया गया? इस डे को इस दिन बनाया गया। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ महान लोगों की महान बातें। तो एक दो बंदों के बारे में आपको पता होने चाहिए, ठीक है। एक तो ग्रैनविल ऑस्टिन जी, इन्होंने कहा कि भाई ये क्या है? वन पार्टी बॉडी। इन्होंने क्या कहा कि ये वन पार्टी बॉडी है, ठीक है। दूसरी बात आई लॉर्ड विंस्टन साइमन, इन्होंने इसे कहा हिंदू बॉडी है। क्या है? हिंदू बॉडी है। और लास्ट में एक और बंदे, विंस्टन चर्चिल। तो चर्चिल ने क्या बोला? इट रिप्रेजेंट्स ओनली वन कम्युनिटी, एक कम्युनिटी को ही केवल क्या कर रही है? ये बॉडी देख रही है, ठीक है। तो ये सारी कुछ बातें थी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड। अब हम लोग कुछ बेसिक ऐसे छोटे मोटे फैक्ट देखते हैं जो हमें थोड़े ध्यान रखने हैं। तो पहली बात, सिंबल क्या था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? तो सिंबल जो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो था गज, यानी हाथी। हाथी था सिंबल। और जो कम्युनिटीज़ जो डाली गई थी वो कौन कौन सी थी? हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, फिर ट्राइबल्स, एंग्लो इंडियंस, पारसीज। ध्यान रखिएगा एक पॉइंट यहाँ पे, विमेन को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है पूरी तरीके से कि जब बनाया गया था तो विमेन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ नहीं दिया गया था। विमेन का कोई पार्टिसिपेशन नहीं दिया गया था, उनको कोई अलग से सीट नहीं दी गई थी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और एक दो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, उसे देख लेते हैं। पहला देखते हैं कि भाई, फर्स्ट देखते हैं सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे? ये थे आपके कौन? एच.वी. आयंगर। कौन थे? एच.वी. आयंगर, ये सेक्रेटरी थे। फिर उसके बाद ड्राफ्टमैन कौन थे? कौन? ड्राफ्टमैन। ड्राफ्टमैन कौन थे? तो ड्राफ्टमैन थे आपके एस.एन. मुखर्जी जी। कौन थे? एस.एन. मुखर्जी। नेक्स्ट देखते हैं कैलीग्राफर कौन थे? कैलीग्राफर, ठीक है, CALLI, कैलीग्राफर जिसने लिखा था। ध्यान रखिएगा पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था वो फर्स्ट हैंड पूरा क्या था? हैंड रिटन था, ठीक है। तो कैलीग्राफर कौन थे? आपके प्रेम बिहारी रायज़दा, प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा, ठीक है। तो ये इसमें हमने देख लिया पूरा का पूरा अपना आज का जो टॉपिक था हमारा, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पूरा टॉपिक हम कर चुके हैं, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। और जब हमारे अभी कुछ और चैप्टर्स हैं, जैसे प्रेम्बल हो गया, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फिर उसके बाद 2-4 चैप्टर और हैं, उन्हें जब हम लोग खत्म कर लेंगे फिर उसके बाद हम लोग अपनी एक 350 क्वेश्चन या उससे प्लस क्वेश्चन की एक सीरीज़ चलाएंगे, ठीक है, इसी प्लेटफॉर्म पे अलग से, जिसमें हम सारे MCQ करेंगे उन सारे चैप्टर्स से रिलेटेड, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। और दिस इज़ माई व्हाट्सअप नंबर, अगर किसी तरह की क्वेरी है तो आप क्वेरी कर सकते हैं। दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल, आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर PDF एंड अदर थिंग्स। दिस इज़ माई कोड जिसे आप यूज़ करके 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।